आप सब, मैं पुष्पांजलि सिंह आप सबकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूँ आरजे स्मित एकेडमी चैनल पे। बच्चों, हम लोग कर रहे थे आपके बिहार बोर्ड 2027 के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के प्रयोग चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम था पेस ऑफ लिविंग। आज हम लोग करेंगे थर्ड लेक्चर और इसके बाद इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड लेक्चर को। अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये थर्ड लेक्चर भी समझ आए। जैसा आप जानते हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं परिवोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पेस ऑफ लिविंग। ऑथर है आपके आरसी हचिंसन। रहा बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम लोग थोड़े से शॉर्ट रिवीजन में समझते चलेंगे। द पेस ऑफ लिविंग, जिसका मीनिंग था स्पीड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के रफ्तार। फिर ऑथर थे आपके आरसी हचिंसन, एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, इंग्लैंड के नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, जो कि एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के सेंसिटिव इशू को, यानी समसामाजिक समाज के कुछ मुद्दाएं हैं जो कि उसको दर्शा रहे हैं। किस चीज़ को लेके? तो वहाँ के कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्स, यानी विरोधी भाषा, वहाँ की विडंबनाएं के बारे में। तो इन द पेस ऑफ लिविंग इस चैप्टर में आपको आरसी हचिंसन जो है मॉडर्न मैन के एग्नी को दर्शाए हैं। एग्नी का मतलब होता है बच्चों पीड़ा, और साथ ही साथ ही ब्रिंग आउट द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन एंड थिंग एंड ऑब्जेक्ट हर्ट द नॉर्मल रिदम। जो फास्ट मूवमेंट आते हैं मैन में, थिंग में, ऑब्जेक्ट में, ये हर्ट करते हैं। किसको हर्ट करते हैं? तो नॉर्मल रिदम को हर्ट करते हैं। एग्जैक्ट अंडर द प्रेशर ऑफ मैन एंड वोमेन एंड चिल्ड्रेन। और ये किस पे प्रेशर बनाते हैं? इंसान पे, औरतों पे और बच्चों पे। आगे हम लोग समझे थे बच्चों कि आरसी हचिंसन जो ऑथर हैं वो एक प्ले देखते हैं, नाटक देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? तो डुबलिन में देखते हैं, जिसके चीफ कैरेक्टर यानी जो मुख्य नायक होते हैं कौन होते हैं? एक एल्डरी कॉर्न मर्चेंट, एक अनाज के व्यापारी जो होते हैं उस नाटक के मुख्य नायक होते हैं। और कहाँ रहते हैं वो एल्डरी कॉर्न मर्चेंट? तो एक कंट्री है जिसका नाम इरिस है, वहाँ के एक छोटे से शहर में रह रहे हैं। वो जो मैन है, मेनी एंजाइटीज़, उस मैन के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। और इस हर्ट वाज डिकी। डिकी का मीनिंग हम लोग ने समझा था कि डिकी का मतलब होता है बोझ। जो जैसे गधा पे बहुत सारे सामान का बोझ होता है, वैसे उनके जो हृदय है बहुत तरह से बोझ से क्या है, भरा हुआ है। फिर किस चीज़ के बोझ है उनके हृदय में, मन में? तो हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उनका जो भतीजा है उनको धोखा दे रहा है। हिज वाइफ हैड ए फैंटेस्टिक नोटेशन बाय स्पेंडिंग द यूरो $10 ऑन अ हॉलीडे। उनकी जो पत्नी है उत्साहित धारणाएं की हैं कि वो प्रत्येक हॉलीडे में $10 को खर्च करना चाहती है। ऑल थ्रू द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर मी, जिसके कारण उनको जो जीवन का जो रफ्तार है उनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगता है। इसी मोमेंट में उन्होंने कहा था, इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पायर, निराशाजनक स्थिति में, अटर ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हार्ट, अपने हृदय से कहराते हैं और बुदबुदाते हैं। किस चीज़ को लेके? तो डे टेल मी देयर एज एन एरोप्लेन, वहाँ पे एक एरोप्लेन है, नाउ डैट गोज़ एट 1000 miles an hour। मतलब वो जो एरोप्लेन है वो क्या है, उड़ान भर रही है प्रत्येक घंटे में 1000 माइल्स की। नाउ डैट टू फास्ट, और वो क्या हो जाता है, अब और भी तेज है। फॉर मी डैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, जिसके कारण जो ये लाइन होता है कहीं ना कहीं आपके जो ऑथर है उसको क्या कर जाते हैं, मोहित कर जाते हैं। एंड मैंस कंप्लेंट ग्लोरियस इवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, जिसके कारण जो मैन है, जो कॉर्न मर्चेंट है, वो शिकायत करते हैं अपने स्थिति को, अपने सिचुएशन को यहाँ पे बताते हैं। एंड बिसाइड ए कॉमिक, इसके अलावा एंड बीइंग कॉमिक, मतलब वो जो हो जाते हैं ना ज़्यादा खुशी होते हैं ना ज़्यादा दुखी होते हैं आपके ऑथर। इट स्ट्रक मी परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अ वे द इरिस गेट सबटाइटल ट्रूथ। ये जो जटिल सबटाइटल ट्रूथ का मीनिंग हम लोगों ने समझा था कि जटिल ट्रूथ, जो जटिल ट्रूथ का एक उदाहरण जो वहाँ पे एक कॉर्न मर्चेंट दर्शाते हैं, जिसके कारण जो ऑथर होते हैं क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ना ज़्यादा खुश होते हैं ना ज़्यादा दुख होते हैं। बाई मोस्ट अनलाइक अप्रोच, मतलब उनका तरीका अलग था। सो यू सो डैट द ओल्ड फुल मेंट, जिसका मतलब हम लोगों ने आगे समझेंगे। आगे हम लोगों ने समझा था कि नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे जीवन की गति पसंद नहीं है।
आई enjoy टू गोइंग इन द कार इन 90 आवर्स एन आवर। मतलब वो भी अपने जीवन को, ऑथर जो हैं, कार से ट्रैवल करना चाहते हैं प्रत्येक घंटे 90 माइल से। सो एज लॉन्ग आई एम ड्राइव, हो सकता है वो ड्राइव वो खुद भी करे। एज लॉन्ग टू बी नॉट इज़ माई कार, हो सकता है उनकी वो कार ना हो। आई ऑर्डर द मशीन डैट हॉलटी यू आर द बेटर सी। मतलब वो मशीनों की इज्जत करते हैं आर सी हैचनसन, और उन्होंने कहा था कि वो एक जगह है बेटर सी जहाँ पे मशीनों से बनी हुई दुनिया है, जिसके कारण वो मशीनों से इज्जत करते हैं। टू डाइन इन द लंडन लंच इन द यूएक, कह रहे हैं कि मैं डिनर करूँगा लंदन में और लंच करूँगा न्यूयॉर्क में। और ये जो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या था, मोस्ट सेटिस्फाइटिंग एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा संतुष्टजनक अनुभव होता है। आई एडमिट टू बी एक्सक्लूड द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, वो कहीं ना कहीं बाहरी जो दुनिया का जो आनंद है, वो यात्रा है, वो करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि वो एक जगह है जहाँ पे, जिसका नाम था सोमरसेट और स्पेन, जो कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के स्पेन का जगह का नाम है। वहाँ पे वो अपने जीवन का थोड़ा समय के लिए आनंद लेना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का जो होता है, कहीं ना कहीं सुपरफिशियल ड्रामा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा आनंद अनुभव होता है। और इस चीज़ के लिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं, उनको यह चीज़ नहीं मिला है। इस एक्टिविटीज़ के साथ वो अपने माइंड को भी समझते हैं कि हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, कहीं ना कहीं ट्रेंड होता है, जैसा मतलब उस रफ्तार से ट्रेंड नहीं होता है जितना रफ्तार से मशीन होता है, लेकिन एक एक्टिविटीज़ के बाद कहीं ना कहीं माइंड भी ट्रेंड हो जाता है। आगे हम लोगों ने समझा था कि ऑथर जो है अपने आप को एक स्लो थिंकर के ग्रुप से समझते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि दोज हु क्रस्ट में आई स्लेट एंड आई स्लेट, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ के लिए अश्रापित मानते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो बिलोंग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए बिलोंग कर रहे थे? तो स्लो थिंकर में से वो, मतलब धीरे धीरे सोचने वाले व्यक्तियों में से अपने आप को समझते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए वो श्राप मानते हैं। और जिसके कारण उनको एक पार्टी होती है, उस पार्टी में 4 घंटा के बाद वो हर चीज़ को रिपीट करते हैं, ताकि वो समझ पाएँ कि क्या था उस टाइम। आई एम वन ऑफ दोज ग्रांटेड टू लोएस्ट मार्क इन इंटेलिजेंस टेस्ट। कहते हैं कि अगर मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए, बुद्धि का टेस्ट लिया जाए, तो वो कहीं ना क्या होगा, सबसे लोएस्ट मार्क को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है क्या होगा, दोज टेस्ट ऑल द वंस, मतलब कोई भी टेस्ट होगा तो एक बार होगा, और उनको सोचने की गति क्या है, धीरे है। आई हैव टू बी क्रॉस दैम डिज़ाइन टू बी मेजर द स्पीड ऑफ माइंड एनीथिंग एल्स, मतलब ये जो स्पीड ऑफ जो माइंड है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको मेरा माइंड उस तरह से, हमारा माइंड उस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो किसी भी काम के लिए सक्षम होता है। अपने स्लो थिंकर के कारण यहाँ ऑथर ने बताए थे, हम लोगों ने समझा था कि ऑथर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। किस मामले में? तो पैसा कमाने के मामले में, और गेटिंग द लिविंग यानी जीविका के मामले में। और आगे हम लोग समझते हैं, आगे ने ऑथर ने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट द दोज हु इज़ नॉट सो मच प्रैक्टिकली यूज़ द माइंड ऑफ इट इन्जॉयमेंट, मतलब जो मैं समझ पाता हूँ, वो लोग इस मेरी जो माइंड जिस स्थिति से इंजॉय करती है, समझती है, उस स्थिति से कोई और मुझको ना समझ पाए। आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑथर, क्या लेते हैं, आइए यहाँ से हम लोग अच्छे से समझते हैं। एज एन एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण में, व्हेन आई गो टू सिनेमा, अगर मैं सिनेमा में जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं इन होपलेस, मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल निराशाजनक स्थिति में समझता हूँ। होपलेस फॉग, मतलब मुझे बिल्कुल वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, हर 2-3 मिनट्स के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मैं किधर मुड़ जाता हूँ, अपनी वाइफ की तरफ, यानी अपनी पत्नी की तरफ। फॉर इनलाइटमेंट, मतलब किस चीज़ के लिए? ताकि वो मुझको, इनलाइटमेंट का मतलब होता है आगे का कुछ पता करना, ताकि वो मुझको आगे के बारे में बता सके। आई विस्पर, यानी मैं धीरे कम आवाज़ में बोलता हूँ, जैसे गुदगुदाना या बड़बड़ाना कहते हैं, मैं धीरे आवाज़ में बोलता हूँ। इज़ दिस सेम गर्ल एज द वन हु सो एट द बिगनिंग, वो कहते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था।
एंड सी विस्पर बैक, यानी वो फिर उनकी पत्नी रिप्लाई देती हैं, नो देयर इज़ अ 3 गर्ल इन दिस फिल्म, मतलब इस फिल्म में नहीं, ये इस फिल्म में 3 लड़की हैं, ए टॉलर ब्लॉन्डर, ए शॉर्टर ब्लॉन्डर एंड ए मीडियम साइज ब्रनेट। ब्लॉन्डर का मीनिंग होता है बच्चों जो सोने जैसा बाल हो, मतलब सुनहरा जिसका रंग हो बाल का, उसको ब्लॉन्डर कहते हैं। तो कह रही है कि यहाँ पे 3 लड़की हैं, जिसका एक है जिसका टॉल ब्लॉन्डर है, मतलब उनका जो बाल है वो गोल्डन कलर का है लंबे, एक शॉर्टर ब्लॉन्डर, एक जो है कम गोल्डन है, और एंड मीडियम साइज, जो मीडियम साइज में है वो मीडियम साइज बर्नेट। बर्नेट का मतलब होता है हल्का कालापन, मतलब एक जो लड़की है उसका बाल क्या है, हल्का काला है। कॉल देम ए बी सी, उनको हम लोग कह सकते हैं कि ए है, एक बी है और दूसरा सी है। देयर इज ए हीरो, द हीरो इज मैन दैट मैन हु टेक्स हैट्स ऑफ व्हेन ही कम्स। इस मतलब इस फिल्म में वो हीरो है जो कि क्या करता है, अपने हैट को यानी अपने टोपी को लेकर साथ में आता है। व्हेन ही कम्स, जब वो आता है। व्हेन ही कम्स इंडोर, मतलब जब वो अंदर आता है, ही इज़ गोइंग टू बी फॉल इन लव विथ बी सी एंड ए, मतलब वो जब टोपी खोलते हुए अंदर आता है तो वो जो 3 लड़की हैं बी सी ए, इन ऑर्डर में उन तीनों लड़की से उसको क्या हो जाता है, हीरो को प्यार हो जाता है। एंड सो इट्स प्रूव टू बी, और ये इस बात को कहीं ना कहीं साबित करता है। देयर यू हैव ए माइंड which have trained to itself to work in higher gear through the matter of fact it can be other gear just as well। कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि हमारा जो माइंड है इस तरह से ट्रेन किया गया है कि काम में अगर हायर गियर यानी इसको तेज गति से चलाते हैं तो उस मैटर को यानी उस चीज़ को समझने के लिए कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। इट कैन बी वर्क अदर गियर्स, इसको हम चाहेंगे तो स्लो भी समझ सकते हैं। अगर हम माइंड को किसी काम को अगर समझना चाहते हैं तो हायर स्पीड से भी समझते हैं, और किसी काम को अगर हम लोग धीरे गति से समझना चाहते हैं तो उसको भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू आई थिंक, कहा जा रहा है कि अगर ऑथर के पॉइंट से देखा जाए तो मेरे लिए मैं इस चीज़ के लिए फॉलो करता हूँ, इस चीज़ का पालन करता हूँ, अगर जितने भी मतलब धैर्य के साथ इस सिनेमा में डू द थिंग फास्ट इनफ टू कीप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंज ऑफ द सीन एंड एक्शन। मतलब ऑथर इस बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं कि मैं इस बात को फॉलो करता हूँ पेशेंट के साथ, मतलब धैर्य के साथ। सिनेमा में जितने भी व्यक्ति हैं उससे कई ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं तेज़ गति से जो सीन में बदलाव हो रहा है, एक्शन में बदलाव हो रहा है, उसको मैं कंफर्टेबली यानी सुविधाजनक समझ सकता हूँ उस सीन को, उस एक्शन को। दे थिंक मच आफ्टर देन पीपुल डिड द 30 ईयर्स एगो, मतलब जो 30 साल के पहले व्यक्ति थे उस व्यक्ति से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर लोग अब समझ पाते, क्योंकि 30 साल पहले लोग क्या थे, 30 साल पहले के व्यक्ति जो समझते थे और आज के जो 30 साल के व्यक्ति हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आया है सोचने की गति में, समझने की गति में। तो इस बात का वो कह रहे हैं कि 30 साल का एक जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पहले के व्यक्ति से ज़्यादा अब समझता है। पॉसिबली संभव है, बिकॉज क्योंकि दोज हु डू डोंट थिंक इन हायर सिक्योरिटी नाउडेज, मतलब जो आज जो तेज गति है ना, आज के परिवेश में जो तेज गति है वो कहीं ना कहीं पहले नहीं था। नाउ डेज अब की बात है, मे बी नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू बी थिंक टू एट ऑल। कहा जा रहा है कि अगर अभी इस स्थिति को अगर हम ना समझें, अगर हम अभी की स्थिति को नहीं समझें तो हो सकता है कि हमें दोबारा मौका ना मिले इस दुनिया को समझने के लिए। तो ये थे आपके ऑथर आपको बताना चाह रहे थे कि आज का जो परिवेश है कहीं ना कहीं पहले के व्यक्ति से कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा समझते हैं। पहले के जो 30 साल के व्यक्ति थे, जो एग्जाम्पल दिए हैं आपके ऑथर आर.सी. हचिंसन के 30 साल के व्यक्ति जो समझते थे, और अब के जो 30 साल के व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उनसे दुगना सोचते हैं, उनके ज़्यादा रफ्तार में उनका माइंड ट्रेंड है इस चीज़ के लिए। और अगर वो नहीं समझेंगे तो वो क्या रह जाएंगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस दुनिया को समझने के लिए। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो
लेक्चर समझ में आया हो बच्चों तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का भी क्लास मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।